बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कैसे सर दोस्त। वेल, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या मैसेजेस इसी चीज़ के लिए किए जाते हैं। इवन जो तुर्की में लोग रहते हैं एस्पेक्ट्स वो भी, और जो पाकिस्तान, इंडिया, गल्फ कंट्रीज़ में जो उर्दू स्पीकिंग या हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जिनका कंसर्न है बेसिकली जो रीलोकेट होना चाह रहे हैं उन कंट्रीज़ से तुर्की की तरफ, तो उनका क्वेश्चन रहता है कि तुर्की में इतना इन्फ्लेशन रेट क्यों बढ़ रहा है, लिरा क्यों मुसलसल नीचे आ रहा है, डॉलर क्यों बढ़ रहा है, क्या चीज़ें हैं, कैसे ये बेहतर होगा। हम लोग मोटी सी एक लाइन पकड़ लेते हैं कि लिरा ऊपर कब जाएगा। हम ये नहीं देखते हैं कि ये लिरा इतना स्ट्रेंथन था, इसके डॉलर के मुकाबले में इतना नीचे क्यों गया, इसके गवर्नमेंट को विद इन अ कंट्री तुर्की को क्या फ़ायदे हुए, और मेन चीज़ इसके क्या नुकसानात हुए, और ये किस वजह से हुआ, ये इन्फ्लेशन रेट क्यों क्रिएट हुआ। दो तीन मोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो 2023 ख़त्म हो रहा था, मुअद्दल हुसैन, पहले मुअद्दल ज़ेवरे था, फिर मुअद्दल हुसैन आया। 100 साल कंप्लीट हुए और तुर्की बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद हो रहा था, लेकिन इनको फंसा के रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इनको इस तरह की ट्रबुलेंस में डाले रखा जाए। ये एक फैक्टर था, लेकिन जिसको बड़े अच्छे तरीके से कूप किया एर्दोगान की गवर्नमेंट ने, तैयब एर्दोगान की गवर्नमेंट ने, और बहुत बेहतर अंदाज में लिया। हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये लिरा क्यों नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है। इट्स लाइक 2016 में ये इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 18% था। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, इवन 22 के नवंबर तक ये इन्फ्लेशन रेट जो था वो 20-22 के आसपास था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2022 नवंबर से ये एकदम पीक लेना शुरू किया, और ये 2024 के आज की डेट तक ये इन्फ्लेशन रेट 80 या 81% पे पहुंच चुका हुआ है। टर्किश गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट है 50%, ये मतलब खाली तुर्की की तो पीक तो है ही है। ये दुनिया में भी कुछ चंद एक कंट्रीज ऐसे हैं सिर्फ जिनमें तुर्की भी उस लिस्ट में आ गया कि जिनका इंटरेस्ट रेट 46.5 यानी ऑलमोस्ट 50 के करीब पहुंच गया। उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हुई, फ़र्क पड़ा, लेकिन लोकल्स को नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ने जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जैसे जैसे इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा था, वैसे वैसे अस्करी उजरत या जो लेबर वेज है उसको भी इम्प्रूव किया। ये जो तुर्की की $1 गेम है ये बड़ी शानदार है शुरू से। जो पुराने लोग रह रहे हैं वो समझते हैं इस बात को, और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये जो $1 गेम है एर्दोगान की, बहुत शानदार पॉलिसी थी। आज तक उसका फ़ायदा उस बंदे को हो रहा है, और वो पिछले 25-30 सालों से ऑल इन वन कह लें कि वो बस चलाता चला जा रहा है। अभी भी जो है पे एक बड़ी तगड़ी विन लिया उन्होंने एर्दोगान के अगेंस्ट, लेकिन पावर जो है सारी वो अभी भी एर्दोगान के हाथ में ही है। लेट्स सी आने वाले दिनों में वो किस तरह से इसको करते हैं। सो क्यों लिरा 2016 से 22 के दरमियान ऐसे क्या चीज़ें हुई, ऐसे क्या बेस्ट चीज़ें प्रोजेक्ट्स आए जिनकी वजह से लिरा ड्रॉप किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खप रहा था। तो उसकी बहुत बड़ी वजह थी वो 7 मेगा प्रोजेक्ट्स, जिन्होंने 2025, 26, 23 में तुर्की को कहीं से कहीं खड़ा कर देना है आने वाले चंद सालों में। और ऑलरेडी उनका फ़ायदा तुर्की बिलियंस ऑफ डॉलर में कमा रहा है, ट्रेड की सूरत में, एक्सपोर्ट की सूरत में, अपना टूरिज्म की उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर पे कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स। और ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए थे 2016, 17, 18, 20 इस तरह से। और अभी तक चलें, कुछ लोग इस पे कमेंट करेंगे जी अच्छी ठीक है यार, ये तो सब कंप्लीट हो गए तो आगे फर्दर क्यों। जो आने वाले 2-3 सालों के अंदर या 4 सालों के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनसे भी बहुत बड़े हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इसको लेके ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी उन लोगों के लिए जो यहाँ से नाकाम लौटे। उसकी वजूहत अलग थी, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि जो नए लोग आने वाले हैं वो उन्हें समझ आ सके। और ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ रहते हैं जो आना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह ताला। 7 मेगा प्रोजेक्ट्स थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 7 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डॉलर कंज्यूम किया। ये एक ऐसा ऐसा सक इन था, प्रोजेक्ट था कि हर जगह पर बिलियंस ऑफ डॉलर लग रहा था। कहीं $60 बिलियन, कहीं $1500 बिलियन, कहीं $1200 बिलियन, कहीं $30 बिलियन। एक ओवरऑल इन 2012-13 से लेके 2020 के दरमियान बिलियंस ऑफ डॉलर जो था वो खपा इन मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और फिर इनसे पैसा आना शुरू हुआ और गवर्नमेंट जो है स्ट्रेंथन भी होती रही। सबसे पहले जो चीज़ जो बड़ा तगड़ा जिसने बिल्कुल 360 एंगल पर टर्न कर दिया तुर्की की टूरिज्म को, एक्सपोर्ट्स को, वो था इनका मेगा प्रोजेक्ट जो टॉप ऑफ द लाइन है, इस्तांबुल एयरपोर्ट। दुनिया का मतलब बड़े तरीन एयरपोर्ट्स में से तीसरे नंबर पे शायद, और यूरोप का सबसे बड़ा, और दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इस टाइम पर। आप किसी के साथ भी कंपेयर कर लें, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, कहीं पर भी, ये आपको एक अलग ही आइडेंटिटी नज़र आएगी, एक अलग ही शनाख्त नज़र आएगी इस एयरपोर्ट की। इतना आउटस्टैंडिंग बना हुआ है, कोई दूसरी बात नहीं है इसके ऊपर कि एक्सटीरियर डिज़ाइन ले लें, इंटीरियर डिज़ाइन ले लें, जो उसकी प्रोफिशेंसी है उसको आप ले लें। आप किसी भी लेवल पे रख के उसको परखेंगे तो ये दुनिया में टॉप ऑफ द लाइन एयरपोर्ट जो 2-3 हैं उनमें से आपको एक नज़र आएगा। दुनिया का बिजिएस्ट है,
इसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट इम्प्रूव की हैं, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इन्होंने रोकी हुई हैं, टूरिज़्म बहुत बढ़ा, मेडिकल टूरिज़्म बहुत बढ़ा। और ये एक इस तरह की चीज़ थी कि जब लोगों का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यहाँ आना जाना स्टार्ट हुआ, तो इनका एक बहुत बड़ा एज है कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ को भी बिजनेस मिलना शुरू हुआ। इंटरनेशनल बिजनेस स्टूडेंट्स भी पहले से ज़्यादा 40% रेशो बढ़ी, आना शुरू हो गए। उसका एक बैड इम्पैक्ट हुआ कि पहले 2000-3000 डॉलर में यहाँ पर सीट मिल जाती थी बच्चों को। पाकिस्तानी पैसों में अगर मैं बात करूँ तो रफली 12-14 लाख रुपए में पाकिस्तानी यहाँ के पढ़ लेते थे बच्चे मास्टर्स डिग्री के लिए या पीएचडी के लिए। अभी वो प्राइसेस चली गई 7-8 हज़ार डॉलर पे। पाकिस्तान में डॉलर वैसे बहुत ऊपर चला गया। टर्किश करेंसी में नीचे आने के बावजूद भी पाकिस्तानी बच्चों को फीसें तो डॉलर्स में पे करनी पड़ती हैं, तो वो एक तगड़ी अमाउंट बनी। सो ओवरऑल इस्तांबुल एयरपोर्ट ने एक बहुत बड़ी जान डाली। ये 2018 में कंप्लीट हुआ था। जो कू की कोशिश थी 2016 की, उसके एग्जैक्टली 2 साल बाद इसे डिलीवर कर दिया गया था और बड़ी तगड़ी अमाउंट लगी थी। 200 मिलियन पैसेंजर्स हर साल, 200 मिलियन, ये एक नंबर है। 200 मिलियन पैसेंजर हर साल ट्रैवल करते हैं थ्रू दैट एयरपोर्ट। सोचें किस लेवल का एयरपोर्ट बना हुआ है। आप कभी फ्लाइट लें इस्तांबुल एयरपोर्ट की, तो आपको इन होने में या आउट होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं रफली, फ्लाइट से बाहर गेट से इन या आउट होके जहाज़ तक जाने में। इतना बड़ा एयरपोर्ट है। और लेकिन वो और बात है कि कैसा फैसिलिटेट किया हुआ है शानदार तरीके से कि पता ही नहीं लगता, आप इंजॉय करते हुए जाते हैं। दूसरा मेगा प्रोजेक्ट जो था कनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट, ये स्टिल इन प्रोसेस है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी खप चुका है। 75 बिलियन डॉलर इसकी मालियत है, जो मजीद बढ़ने के चांसेस हैं। इसका जो एक एंड है, जो ब्लैक सी वाला, ब्लैक सी और मरमरा सी, अगर थोड़ा सा लोगों को आइडिया हो, अगर आप मैप पकड़ेंगे तो इस्तांबुल के दो तरफ दो दरिया हैं, दो समंदर हैं। एक तरफ ब्लैक सी है रशिया के और इनके दरमियान, और दूसरी तरफ जो है मरमरा सी है जो यूरोप और इनके दरमियान है। और ये डिफरेंट आइडेंटिटी बनी हुई है। और ये जो ब्लैक फोर जो है बॉस्फोरस का रास्ता, ये एग्जैक्टली यूरोपियन एशियन साइड को अलग अलग करने में जो मदद देता है। बेसिकली ये वही एक रास्ता है जिसे गोल्डन हॉर्न बोला जाता है, जिसकी लड़ाई है, जो वजह थी मुआहदा लुज़ैन की, जो मेन पॉइंट था वो यही एक बॉस्फोरस का रास्ता था। सो ये एक इंतहाई तगड़ा प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खप चुका है, स्टिल लग रहा है, और ये आने वाले दिनों में कंप्लीट होगा नहीं, और ये रूमर्स अपनी जगह पे हैं। तीसरा मेगा प्रोजेक्ट्स इनका यबू सलीम, ये यबू सुल्तान सलीम, इनके एक सुल्तान थे, उनके नाम से ब्रिज बना। ये भी 2016 में कंप्लीट हुआ। और इस ब्रिज की जो ख़ास बात है कि ये द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ब्रिज, केबल्स के ज़रिए इसको लिंक किया हुआ है। ये मैंने तस्वीर ऐड की है साथ। और ये एक पूरी दुनिया में एक अलग ही आइडेंटिटी है इस ब्रिज की, और ये यूरोपियन और एशियन साइड को लिंक करता है। और पूरे इस्तांबुल की जो ट्रैफिक है, या जो यूरोपियन साइड से, जो प्रॉपरली यूरोप से, जो यूरोपियन साइड से एंटर होके एशियन साइड में एंटर होकर तुर्की या एशियन साइड पर कंट्रीज में जाना चाहते हैं लोग, उनके लिए एक डायरेक्ट बहुत खूबसूरत एक्सेस है। और अगेन 2016 में कंप्लीट हुआ। अब ये देखते जाएं, ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये किन सालों में कंप्लीट हो रहे हैं, और इतना पैसा इन्होंने कंज्यूम किया, इतना पैसा इन्होंने लिया कि ये 2022-23 में जाके गवर्नमेंट से कंट्रोल से बाहर हो गई थी चीज़ें। कि उसकी भी एक वजह थी, वो मैं एंड में डिस्कस करेंगे कि ये सब तो कंप्लीट हो गए, इनसे पैसा आना शुरू हो गया, इनके बेनिफिट्स आना शुरू हो गए गवर्नमेंट को, तो फिर ये लिरा नीचे और डॉलर ऊपर जाना क्यों शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें की इन बिटवीन कि डॉलर को थोड़ा, लिरा को थोड़ा नीचे लाएं और डॉलर को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। और ये करके करंट गवर्नमेंट जो थी अपने एक्सपोर्ट्स को 250 बिलियन डॉलर से वो भी ऊपर ले गई। तो पैसा तो आना शुरू हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम जो इनके लोकल्स थे, ये ग्रेड कह लें या ज़रूरत कह लें, वट एवर जो भी था, ये रात को सोने से पहले ये लोकल जो हैं, अगर किसी ने 1000 रुपया कमाया, 2000 लिरा कमाया, 5000 लिरा कमाया, वो जब तक रात को सोने से पहले उसको डॉलर्स में या किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर लेते, वो सोते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो चूँकि पूरे कंट्री में चल रहा है, बड़े कंट्रीज में तो कॉमन चीज़ है। इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया इकोनॉमी को। जो प्रोजेक्ट्स में पैसा लग रहा था वो अलग से, और जो जो वैसे लिरा ड्रॉप कर रहा था वो एक चीज़ अलग से इस चीज़ को पिंच भी कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, और को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। लेकिन ये चल रहा है, अभी तक चल रहा है, ये टिल नाउ, आज की डेट तक चल रहा है। चौथी चीज़, इस्तांबुल अजमेर हाईवे, अगेन ये 2019 में कंप्लीट हुई। तकरीबन कुछ 426 किलोमीटर लंबी ये एक हाईवे थी, और ये इनकी विद इन कंट्री जो ट्रेड है उसको इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। सॉरी, अब ये देखने को बहुत बड़ा, लाइक बाहर की दुनिया में देखे तो उन्हें शायद नहीं लगेगा कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगेन बिलियन ऑफ डॉलर्स पे खर्चा आया, और इस पे जो विद इन कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया कि बेइंतहा ट्रेड बढ़ी। उस ट्रेड की वजह से छोटे शहरों से बड़े शहरों में और बड़े शहरों से आगे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स, तुर्की, रशिया और चाइना, इंडिया इनके बराबर खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं अपने एक्सपोर्ट को लेके। गल्फ कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में इतनी ट्रेड है बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय सी, कि आपकी सोच है। पाकिस्तान वालों को तो पता ही, ये इमरान साहब की मेहरबानी, इमरान खान साहब की,
पाकिस्तानियों को तो पता ही तुर्की का प्रॉपरली लगा अर्तुगरुल देखने के बाद, और उसने यहाँ पर बड़े बड़े नमूने भी भेजे उस एक 2018-19 की वेव ने। ऊपर से कोरोना था, पाकिस्तान बंद हुआ तो सारी तुर्की में घुस गए। एनीवे, नेक्स्ट जी, अंकरा हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट था एक इनका, बहुत शानदार, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन। और अगेन इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी अंकरा और उसकी सराउंडिंग में जो बड़े शहर, छोटे शहर थे, उनको लिंक किया बड़े शहरों के साथ और एक्सपोर्ट बढ़ी। और ये दो ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन्होंने बड़ा तगड़ा पैसा डाला है इनकी इकॉनमी में। लेकिन ये भी 2016 में कंप्लीट हुआ। तो ये 2016, 17, 18, 19 के दरमियान जो जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर लिया। ये एक वजह बनी इन करंट ईयर्स में डॉलर को नीचे, डॉलर को ऊपर बढ़ने और लिरा के नीचे आने में। प्लस अगेन लोकल्स का डॉलर बाय करने का शौक अपनी जगह पे। अंतालिया एक्सपो सेंटर 2016 में ये भी कंप्लीट हुआ था, और तकरीबन कुछ 1.25 लाख स्क्वायर मीटर के ऊपर ये बना हुआ है, और तुर्की का सबसे बड़ा ये ट्रेड सेंटर है। और यहाँ पर मोस्टली जितने भी एग्जीबिशंस हैं तुर्की की, आप कह लें कि एशिया का शायद सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर होगा, तुर्की का तो सबसे बड़ा है ही है। सो बहुत शानदार, इसकी वजह से इतनी एक्सपो यहाँ पर इनकी एक्सपोर्ट बढ़ी। जितने भी वो सेंटर्स होते हैं, इस्तांबुल वाले जो 7-8 बड़े एक्सपो सेंटर हैं वो भरे रहते हैं, पूरा महीना उनमें कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ये अंतालिया वाला जो है, ये इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए बड़ा शानदार था। अगर यहाँ तुर्की में आप लोग हैं तो लाजमी विजिट करें। जब भी वहाँ एक्सपोज हो आपको कारोबार मिलेगा। ये जो मैं हर बार कहता हूँ कि तुर्की में कारोबार ज़रूरी नहीं है कि आप साला 2-3 लाख डॉलर ला के काम करो, मीडिएटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। एक चीज़ से एक जगह से उठाई दूसरी जगह दी, आप लिंक क्रिएट करके भी पैसा कमा सकते हैं। कारोबार का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग नीचे भोंगियाँ मारते हैं, आप देखते होंगे कमेंट्स में, वो जी पैसा नहीं है, फलां नहीं है, लैंग्वेज, पूरी दुनिया यहाँ लैंग्वेज के साथ काम नहीं कर रही है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे यहाँ 10 साल हो चले हैं, अभी भी शायद मेरी 30-40% ग्रिप होगी लैंग्वेज के ऊपर, लेकिन अच्छा सिस्टम चल रहा है बिकॉज चीज़ों को कूप करने का पता है। तो अगर आप प्रॉपरली वर्किंग करेंगे तो एक अच्छा तरीके से आप चल सकते हैं। एनीवे, वापस आते हैं हम अपने इसके ऊपर। ये 6 चीज़ें मैंने आपको बता दी, और जो 7वीं चीज़, अवरासिया टनल। अब ये यहाँ जो लोकल्स हैं उनको अवरासिया के नाम से बोला जाता है, लेकिन जब आप इंग्लिश में इसको देखेंगे तो इन्होंने यूरो एशिया, आप इसे यूरेशिया भी कह सकते हैं। ये इस तरह से पढ़ा जाता है कि हाफ यूरो और एशिया, ये मैंने साथ ऐड कर दी हैं तस्वीरें सबकी 1 to 1। तो यूरेशिया जो है, या अवरासिया टनल जो है, ये ज़ेरे समंदर एशियन साइड और लिंक यूरोपियन साइड को लिंक करती है। इस्तांबुल के जो एशियन और यूरोपियन साइड है, समंदर के नीचे से लिंक करती है। और ये टोटल जो इसका किलोमीटर्स हैं जो लिंक करते हैं, वो 14.1 किलोमीटर समथिंग कुछ है, लेकिन जो समंदर के नीचे से है ये रफली कुछ 4-4.5 किलोमीटर की है, और बड़ी ही खूबसूरत बनी हुई है। अब इसके ऊपर भी इनका तकरीबन 1250 बिलियन डॉलर खर्चा आया था। और अगेन आई थिंक 2016 में शायद कंप्लीट, ये एग्जैक्टली 2016 में ही, सॉरी कंफर्म कर ही देते हैं, 2016 में कंप्लीट हुई थी ये भी। अगेन अब आप देखें कि 7 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर, रफली कुछ आप कह लें कि 1800 या 1900 बिलियन डॉलर तैयब एर्दोगान की गवर्नमेंट ने खर्चा। इन सब बड़ी चीज़ों की वजह से आज डॉलर आ भी रहा है रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। अभी जो अवरासिया टनल है, यू कांट बिलीव के रफली कुछ मेरे ख्याल में 600 मिलियन जो गाड़ियां हैं क्रॉस करती हैं एनुअली। आप सोचें किस बड़े लेवल का, उसकी अच्छी खासी तगड़ी इनकम है। एक गाड़ी का 100 लिरा आज के दिन में चार्जेस हैं एक दफ़ा गुजरने के, और बड़ा ही मज़े का सफ़र लगता है। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरी चूँकि अपनी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है, या जिन लोगों के पास यहाँ पर है या जो टैक्सी पे सफ़र करेंगे उन्हें पता लगेगा। अदरवाइज़ अंडरग्राउंड मेट्रो तो है, फेरी भी जाती है, बसें भी हैं, ये जो ब्रिजेस बने हुए हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस ये भी हैं, सारा कुछ है, बासफोरस ब्रिजेस हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट टाइम है, आप 7 मिनट में यूरोपियन साइड से एशियन साइड या एशियन से यूरोपियन साइड पे आप आ जाते हो। रश ही रहता है, लेकिन इंतहाई शानदार प्रोजेक्ट है ये। इसकी वजह से इन सब प्रोजेक्ट्स की, वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, ये वो चीज़ें थी 2016 से लेके 2020-21 के दरमियान, ख़ासतौर पे टर्किश गवर्नमेंट का, जो एर्दोगान का जो तीसरा और दूसरा टैब, यानी आखिरी तीसरा जो प्रेसिडेंशियल जो प्राइम मिनिस्टर का दौर था और जो पहला प्रेसिडेंशियल दौर था, उसके दरमियान ये अच्छा खासा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर झोंका इस बंदे ने जस्ट तुर्की की इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार करके इकोनॉमी उठाने के लिए। और भी फिर 2023 आया, 2016 में जो कू आर्मी का, जो अमेरिका की तरफ से आया था, जो भी इन्वॉल्व थे उसमें एलिमेंट्स, उन सब चीज़ों को अगर देखें और आज का तुर्की देखें तो मज़ा आता है सोच के कि यार कैसा मर्द मुजाहिदा ही खड़ा हो गया अकेला उनके अगेंस्ट। जेहे पे जीत गई है ये पार्टी। जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, जो छोटी गवर्नमेंट्स हैं शहरों की, इस्तांबुल की पहले यानी, लेकिन ये एक अच्छी थी, इस दफ़ा उन्होंने बहुत सारे शहर नए भी विन किए हैं जेहे पे ने, अक पार्टी के अगेंस्ट, एर्दोगान की जो पार्टी थी। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा ये क्या करेंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट तो फंसे में, कंप्लीट नहीं कर सके। क्या वजह आती है वो बात की बात है। तो यहाँ तक की बात है, आपको समझ आई होगी कि आज के दिन तक
इतना पैसा वहाँ खपा, इतनी, और फिर इसके अलावा जो गवर्नमेंट जिन चीज़ों से कूप कर रही थी कि फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल है, फ्री फूड फैसिलिटीज़ हैं, फ्री टूरिज्म है लोकल्स के लिए, तो उनके ऊपर भी पैसा खर्चा जाता है ना, वो सब्सिडाइज सी चीज़ें हैं सारी। तो उन सब चीज़ों को भी फिर दूध है, ग्रॉसरी आइटम्स हैं, यानी $1 पॉलिसी से ऊपर नहीं जाने दिया जाता कभी भी। ये मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि ये एर्दोआन की $1 की गवर्नमेंट की $1 पॉलिसी क्या थी, जो आज भी चल रही है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर नहीं निकलते। सो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। इन चीज़ों को आप साथ साथ जब देखेंगे तो समझ आएगी। ये तो था आज के दिन तक का, कि आज के दिन तक गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है और आगे क्या चांसेस हैं इसके। तो उसके लिए इसका दूसरा हिस्सा लाजमी देखें वीडियो का, कि जो इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या चीज़ें हैं। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि उसमें मैंने एक लाइन अप किया हुआ था उनके लिए, कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इनके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके अंदर चनाकले प्रोजेक्ट है, गिब्स अजमेर है, मतलब डिफरेंट चीज़ें, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे जल्द अज जल्द होगा। इनका न्यूक्लियर प्लान है, स्टार रिफाइनरी, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स हैं, यूरोप तुर्की कनेक्शन हाईवेज़ हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके इसी की वीडियो के पार्ट 2 में। ये ऐसी वीडियो है, लाइक अगेन मैं एक दफ़ा इस चीज़ को फिर मैं एट द एंड आपको साथ कहूँगा, ये कोई मैंने अपनी किताब नहीं लिखी हुई, मुझे कोई ज़हीफ़े नहीं आते हैं, कोई इल्हाम नहीं होता। यहाँ रह के 10 साल में ये चीज़ें सीखी हैं, पढ़ी हैं, ये नेट पे पढ़ी हैं, गवर्नमेंट के सर्वेज़ हैं, इंटरनेशनली सर्वेज़ पढ़े हुए हैं। फिज़िकली ये सब चीज़ें मौजूद हैं, इनकी डेट्स मौजूद हैं, इन पे जो पैसा लगा हुआ है उसका रिकॉर्ड मौजूद है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उठाने का और एक्सपोर्ट्स का लिंक करने का और लोगों को फैसिलिटेट करने का और एक्सपोर्ट का, मतलब एक बड़ा शानदार सिस्टम है यहाँ पर। आप किसी डॉक्टर को चेक करवाते हैं ना यहाँ पर, तो वो आपको बड़ी पर्ची लिख के नहीं देता, क्या जाए दवाइयाँ ले लो जाके। एक 4 लाइनों का ना छोटा सा, 4 लाइनों का इतना सा एक वो मिलता है आपको, एग्जैक्टली इस साइज़ की एक चिट देते हैं नंबर पे लिख के डॉक्टर। वो आप लेके मेडिकल सेंटर स्टोर पे जाएँ, उनको चिट दें, आपको मेडिसिन मिल जाती हैं आपकी। ये पर्चे पुर्चे लिख के नहीं देते डॉक्टर यहाँ पे। अब ये कैसा सिस्टम है कि चाहे आप प्राइवेट चेक कराएं, गवर्नमेंट चेक कराएं, डॉक्टर के पास और मेडिकल स्टोर का सारा डाटा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें, ये सब आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक रैपिड फायर वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह ताला, कुछ 20-22 के करीब टॉपिक्स हैं जो सारे 1 बाय 1 मैं आपको सामने रखूँगा। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा लाजमी देखिएगा, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये वो फैक्ट्स हैं, वो फिगर्स हैं जो एक्चुअल हैं, ये स्टोरीज़ नहीं हैं। बहुत सारे दोस्तों को मिर्चें लगती हैं, मोस्टली आप नीचे कमेंट्स पढ़ते होंगे, मैं उनका जवाब भी तगड़ा देता हूँ। ये सब वो हैं जिनकी रोटी बंद हुई है बेसिकली। एजेंट थे, फेक वर्क परमिट्स बेचना, गंदे टीआरसी बनाना, लोगों को नकली प्रॉपर्टियाँ चेपना, ये सब उस तरह के लोग थे। तो ये हेटर्स हैं, इनकी मैं थोड़ी कुत्ते वाली बात करता रहता हूँ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें। मैं वीडियो शायद अभी बना लूँ, दूसरी भी साथ ही अपलोड कर दूंगा, अगर अभी हो जाती है या कल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और फिर फर्दर हम जिन प्रोजेक्ट से, जिन टॉपिक से बढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों की, आप लोगों के कंसर्न्स के अकॉर्डिंगली फिर मैंने चीज़ें निकाली हैं। ये आपकी जो लोग आना चाह रहे हैं उनको एक बेहतरीन गाइडलाइन देंगे इंशाल्लाह ताला। और मकसद वही है कि अगर कोई आ रहा है तो अपना हार्ड अर्न मनी ज़ाया ना करे, टाइम वेस्ट ना करे, बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर सेटल हो। फ़िलहाल तुर्की बहुत टफ टाइम दे रहा है फॉरनर्स को, बिकॉज यूरोपीय यूनियन में जाने के चांसेस हैं इंशाल्लाह ताला। अगर वो हो जाता है तो ये शायद फाइनल कॉल होगी कि जॉब वालों के लिए नहीं, स्टूडेंट के तौर पे आप आ सकेंगे, प्रॉपर्टी लेने वाला बंदा आ सकेगा। लेकिन अगर यूरोप में चले जाते हैं तो शायद ये प्रॉपर्टी वाला कट्टा भी खत्म हो जाए। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।